हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल AK ला क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी 5 जून 2026 को LLB की सेकेंड सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स शुरू हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये अपना एक वीडियो सेशन लेकर के आया हूँ जो संविदा विधि के लिए है। ये संविदा विधि का वीडियो रहेगा और सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इसके बारे में हम बात करने से पहले आप सबको एक बात बता दें कि आप सब लोग अपनी परीक्षा के दौरान जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आपकी कॉपी का मूल्यांकन अच्छे से हो सके, अच्छे मार्किंग हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिले। बहुत से विद्यार्थी हैं अपने कॉपी पर सही लिखने के बावजूद भी वो कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं जो लिखने का तरीका गलत है। इस वजह से भी उसके एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं कहीं उनके मार्क्स पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। आप कोशिश करें कि आंसर सीरियल वाइज दें। जो आपके खंड हैं, जैसे खंड A, B, C आता है, सेक्शन A, B, C आती है, तो आपको कोशिश करना है कि सीरियल वाइज प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे खंड क है यानी कि सेक्शन A, तो सेक्शन A के जवाब आप दीजिए। उसके बाद जैसे सेक्शन A में आपको जितने शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है उतने ही शब्दों में लिखें, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके न लिखें। खामोखा लाइन छोड़ करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल पेज को भरने की फॉर्मेलिटीज़ ना करें, अनावश्यक उसमें अंडरलाइन वगैरह या शब्दों को बहुत बड़ा लिख करके पेज को फुल फिल करने की कोशिश ना करें कि हम केवल पेजेस फिल कर दें, जैसे कि पेज भर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर देने से हमारा कॉपी फुल हो जाएगा, हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसी धारणा बिल्कुल भी मन में न रखें। ऐसा करें, सीरियल वाइज लिखें, जो ज़रूरत की बातें हैं उतना ही लिखें और जितने शब्दों में जिस प्रश्न को लिखने के लिए कहा गया है, जैसे आपकी जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो लगभग 50 शब्द, तो 50 शब्द के बजाय आप 55 या 60 कर दीजिए। उसको 150 शब्दों में लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। अब आप आ जाइए सेकेंड सेक्शन में, यानी कि सेक्शन ब यानी कि बी। तो बी में क्या करना है, बी में आपको कुल मिलाकर के लगभग 200 शब्दों में लिखने के लिए कहता है। तो 200 शब्दों की जगह पर आप चाहें तो 225 कर सकते हैं या 250 शब्द कर सकते हैं। अर्थात 2 से 3 पेज के बीच में अगर आप सेक्शन बी का आंसर लिख रहे हैं तो आपका आंसर सफिशिएंट है। और उसमें वही बातें बताएं जो बातें पूछा गया है, जो प्रश्न है प्रश्न से रिलेवेंट बातें बताएं। कोशिश करिए केस लॉ याद करके जाइए, जो वाद होते हैं, जो मुकदमे होते हैं उनको याद करके जाइए। मुकदमों का नाम आप उसमें बताइए जिसको केस लॉ कहा जाता है। और साथ ही साथ आप यह प्रयास करें कि सेक्शंस आपको पता हो, सेक्शंस को बताइए, डिफिनीशंस को बताइए, अर्थ बताइए, विशेषता बताइए, उसके जो मुख्य प्रावधान हैं या विधि के अंतर्गत जो प्रावधानों को बताया गया है उसका आप जो है वहाँ पे वर्णन करें। और प्रयास ये होना चाहिए कि अलग मतलब उससे भिन्न बातों को लिखने से बचें, अनावश्यक बातें बिल्कुल भी ना लिखें। अब आते हैं हम लोग खंड स में, यानी कि जो सी है। खंड सी में जब आप लिखते हैं वहाँ 2 आंसर आपको लिखना होता है। वह आपका लगभग 400 शब्दों में होता है। 400 शब्दों में आंसर बताने के लिए कहा जाता है, तो लगभग आपका 4 पेज होना चाहिए। 4 पेज में आप अपने आंसर को लिखिए और प्रयास करिए कि आपकी फॉन्ट यानी कि जो लिखने की जो साइज़ होती है शब्दों का, वर्ड्स जो होते हैं, वह 14 से 16 के बीच में होना चाहिए। एक उसकी साइज़ होती है 14 to 16 उसका साइज़ हो। बहुत बड़े वर्ड में न लिखें या बहुत छोटा न लिखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होने के बावजूद भी वो इतना स्क्रिबल राइटिंग लिख देते हैं, इतना घसीट करके लिख देते हैं, जो कि शब्द बिल्कुल अनसीन हो जाता है, अपठनीय हो जाता है, इलिजिबल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। आप ये बिल्कुल न समझें कि ऐसी भाषा भी आपका एग्जामिनर पढ़ लेगा या मूल्यांकन करने वाला पढ़ लेगा। ऐसी भाषा नहीं पढ़ पाएगा जो भाषा पढ़ने लायक नहीं है। तो प्रयास करिए कि ऐसा ही लिखें कि पठनीय हो, उसको पढ़ लिया जाए, साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। और क्या आपको नहीं करना है,
तो आपको क्या नहीं करना है कि जितना कहा जाए उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जो बातें पूछा जाए उस बात को छोड़कर उससे अन्य बातों को नहीं बताना है। उसमें शायरी या कोई कहानी या स्टोरी या कोई चालीसा या इस तरह की कोई बात नहीं बतानी है जो उससे बिल्कुल भी इर्रिलेवेंट है, विधि से उसका कोई नाता नहीं है, ऐसी कोई भी बात ना बताएं। और प्रयास करें कि बिल्कुल साफ सुथरा लिखें। उसको काफ़ी जो है हाच पाच न कर दें कि आगे का पीछे और पीछे का आगे कर दें। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं लिखने में कि किसी प्रश्न का उत्तर एक पेज यहाँ लिखते हैं और फिर लिख देते हैं कि अगले पेज पर इसका उत्तर है और उसका उत्तर अगले पेज पर लिखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें और कोशिश करें कि सीरियल वाइज लिखें। और ये नहीं कि पहले आपने एक अ का लिखा, उसके बाद फिर ब का लिखा, फिर अ का लिखा, फिर स का लिख दिया, फिर स का लिख करके ब का लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से कापी का मूल्यांकन करने में काफ़ी जो है कि वो हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है और उसमें डिस्टर्बेंस होता है, जिस वजह से उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो लिखने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र हैं, उनके ऊपर पड़ता है। अच्छा, एक काम और भी कर देना है कि जैसे आपने किसी एक आंसर को, एक उत्तर को लिखना स्टार्ट किया तो हर पेज पर ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये उसी प्रश्न का उत्तर है। जब एक बार प्रश्न उत्तर लिख दिए, प्रश्न उत्तर ने आपने डाल दिया, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप लिख रहे हो, तो उसको हर पेज पर प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 1 का उत्तर ऐसे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल साफ सुथरा लिखिए, कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए, पढ़ लिख करके जाइए, पढ़ाई करके जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आइए अब हम बात करते हैं आपके विषय की। तो देखिए, ये आपका विषय है, यह है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकेंड में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस स्टार्ट होगा अध्याय 8 से। अध्याय 8 से जो शुरू होगा, सेक्शन 124 से शुरू होगा। 124 से लेकर के 238 धारा तक आपको केवल पढ़ना है। आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर आप सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक दे चुके हैं और 76 से लेकर के 123 तक जो कि निकल चुका है, रिपील हो गया है, यहाँ पे है। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं अध्याय 8 जो सेक्शन 124 से 147 तक है, जिसमें क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूत की संविदा के बारे में बताया गया है। देखिए, क्षतिपूर्ति की संविदा जो है, इसकी परिभाषा 124, 125 इन दो में दिया हुआ है, बताया गया है। 126 में जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां पे है प्रत्याभूति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी में बताया गया है क्षतिपूर्ति की संविदा, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको होने वाले क्षति का संविदा करता है कि यदि आपको किसी थर्ड व्यक्ति के किसी कार्य से क्षति हो जाती है तो वह व्यक्ति उस क्षति की पूर्ति करेगा, उसी को क्षतिपूर्ति की संविदा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं या फिर मिस्टर ए किसी राजगीर मिस्त्री से मकान बनाने वाले मिस्त्री से अपना मकान बनवाते हैं और उनको जो क्षति हो जाती है मकान बनाने के दौरान, मकान की जुड़ाई करने के दौरान वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट आ जाता है, उन्हें क्षति हो जाती है, उनका हाथ टूट गया या पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो इस प्रकार की क्षति की भरपाई कौन करेगा? मिस्टर ए करेंगे, जिन्होंने उनको अपने घर के निर्माण में लगाया हुआ है। तो इसी को बोला जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा। अब आप आएंगे जब प्रत्याभूति की संविदा, तो प्रत्याभूति की संविदा जो है सेक्शन 126 यानी 126 में इसकी डिफिनीशन है, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी जो प्रत्याभूति की संविदा होता है उसमें 3 पक्षकार होते हैं और जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है इसमें मात्र 2 पक्षकार होते हैं। तो ये इसके अंतर भी हो गए। प्रत्याभूति की संविदा में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य का तीसरे व्यक्ति से गारंटी देता है, तीसरे व्यक्ति को गारंटी देता है दूसरे व्यक्ति के कार्य के बारे में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कोई बड़ा कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है और उनके यहाँ से एक व्यापारी है जो कुछ माल या कुछ सामान खरीदना चाहता है और जो कंपनी है उस व्यापारी से बहुत परिचित नहीं है या उनको उस पर बहुत जानकारी या भरोसा नहीं है, तो
उसमें एक तीसरा व्यक्ति होता है जो गारंटी देता है। वो इस बात की गारंटी देता है कि आप इन्हें माल दीजिए, आप इनको सामान दीजिए, अगर ये आपका पेमेंट नहीं करते हैं या आपका पे नहीं करेंगे तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं, ये पेमेंट मैं करूंगा। यह एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया। इसी को बोलते हैं प्रत्याभूति की संविदा। इसमें 3 पक्षकार होते हैं। एक तो होता है आपका प्रतिभू यानी कि जो गारंटी लेता है, और एक होता है ऋणदाता, और एक होता है मूल ऋणी। तो ऋणदाता कौन है? जो ऋण दे रहा है, यानी कि जो कंपनी है जो माल दे रहा है वो ऋणदाता हो गया। आप इसको यहाँ पे कर्ज से भी रिलेटेड कर सकते हैं, ऋण से भी रिलेटेड आप मान सकते हैं कि उन्होंने उनको ऋण दिया, तो ऋण देने वाला ऋणदाता हो गया, और जिन्होंने ऋण लिया यानी जो व्यापारी है वो मूल ऋणी हो गया। और जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है कि आप इनको ऋण दे दीजिए, यदि ये आपका ऋण रिटर्न नहीं करेंगे तो मैं करूंगा या मैं कराऊंगा, इस बात की गारंटी लेने वाला व्यक्ति होता है प्रतिभू। तो ये 3 पक्षकार होते हैं प्रत्याभूति की संविदा के अंतर्गत, जो संविदा विधि के धारा 126 में बताया गया है। ये आपका 126 से लेकर के इसमें जो आपका ऋणदाता है उसके कर्तव्य और अधिकार, और जो मूल ऋणी है उसके कर्तव्य और अधिकार के बारे में आगे के धाराओं में बताया गया है। जो आप लोग प्रयास करें कि अपने बैरक्ट से या जो भी नोट्स हैं आपके पास, सीरीज है, बुक्स है, उसके बारे में सामान्य अध्ययन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 में। अध्याय 9 में हम आपको बताएंगे धारा 148 से 181 तक प्रावधान किया गया है अध्याय 9 में। अध्याय 9 में उपनिधान और गिरवी के बारे में बात किया गया है। यहाँ उपनिधान को बेलमेंट कहा गया है और गिरवी को प्लेस कहा जाता है। देखिए उपनिधान क्या होता है? उपनिधान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति या अपना कोई सामान किसी प्रयोजन के लिए दे देता है, किसी कार्य से दे देता है कि आप हमारा सामान रखो, उसको यूज कर लो, या कहीं लेकर के जाना है या कोई काम में करना है, उसको अपने प्रयोग में लाना, उपयोग में लाना है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई सामान यूज करने के लिए या किसी विशेष प्रयोजन के लिए दे देता है, और पहला व्यक्ति जिस बात से उनको बता देता है दूसरे व्यक्ति को कि आप इतने दिन के बाद हमारा रिटर्न कर दीजिएगा, या आपका प्रयोजन की पूर्ति हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा, तो आप हमारे वस्तु को, हमारे सामान को वापस कर दीजिएगा। तो दूसरा व्यक्ति जो है जैसे ही वह कार्य पूरा हो जाता है, प्रयोजन पूरा हो जाता है, उसके सामान को उसको रिटर्न कर देता है। यहाँ पर ये उपनिधान होता है। तो जो सामान दिया जाता है, जो ये प्रक्रिया है, जो संव्यवहार है, इसको उपनिधान कहा जाता है। और जो व्यक्ति वस्तु को या सामान को देता है उसको उपनिधाता कहा जाता है, और जिन्हें दिया जाता है वह व्यक्ति उपनिहिती होता है। सेम इसी प्रकार से आपका यहाँ पे गिरवी है। गिरवी में क्या है? गिरवी में किसी संपत्ति को जब हम देते हैं तो उसके एवज में या उसके बदले एक ऋण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपना सामान किसी व्यक्ति को गिरवी रख लेते हैं और उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं ऋण के रूप में, कि भाई आप हमारा सामान अपने पास रख लीजिए, एज सियोरिटी कर सकते हैं, एक सुरक्षा के रूप में, एक गारंटी के तौर पर कि आप मेरी इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को रखे रहिए, जब मैं आपका ऋण चुकता कर दूंगा, ऋण में वापस कर दूंगा, तो आप मेरा ये सामान मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। इसको आम तौर पर आप लोगों ने सुना भी होगा। गिरवी शब्द जो है, किसी को कोई संपत्ति दे दिया जाता है और उस संपत्ति के बदले में कुछ ऋण ले लिया जाता है, और जब वह ऋण हम वापस कर देते हैं तो अपनी संपत्ति हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो गिरवी करने वाले होते हैं, गिरवी में जैसे एक होता है पड़यमदार और एक होता है पड़यमकार। तो पड़यमकार कौन होगा? पड़यमकार होता है जो उपनिधाता है। उपनिधाता को पड़यमकार बोलते हैं, और जो उपनिहिती है उसको पड़यमदार बोलते हैं, और जो गिरवी है यानी कि उपनिधान की जगह पर गिरवी हो जाता है। उपनिधान और गिरवी में बस फर्क इतना है कि उपनिधान में हम उस सामान के या वस्तु के बदले कोई ऋण या कोई संपत्ति नहीं लेते हैं, कोई उसका कीमत नहीं लेते हैं, जबकि गिरवी में जब हम कोई संपत्ति किसी को देते हैं तो उसके बदले में उनसे हम कोई ऋण ले लेते हैं, और जब वो ऋण हम रिटर्न करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारा जो
वस्तु है वो मुझे वापस मिल जाता है। बाकी जैसे उपनिधान है सेम टू सेम आपका गिरवी है, और गिरवी की परिभाषा संविदा विधि के संविदा विधि की धारा 175 में दिया हुआ है। और जो आपका उपनिधान है ये 148 है, 148 से लेकर के 171 के अंतर्गत उपनिधान के बारे में बताया गया है। उसके बाद गिरवी 72 से शुरू होता है 181 तक। इसके बाद हम आते हैं 182 से लेकर के 238 में, जहां अभिकरण की बात की गई है। अभिकरण को अंग्रेजी में एजेंसी कहा जाता है। एजेंसी में एजेंट होता है, और एजेंट के साथ साथ उसका मालिक होता है जो ओनर होता है, जिसको आप स्वामी कह सकते हैं, बॉस कह सकते हैं। तो अभिकरण में एजेंट जो होते हैं, एजेंट का काम होता है कि जो दूसरे व्यक्ति के तरफ से प्रतिनिधित्व करना, उनकी काम को करना, उनकी बातों को करना, ऐसा मतलब कि वहाँ पे वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति स्वयं मालिक है, या वह व्यक्ति स्वयं वही व्यक्ति है जो उसका ओरिजिनल या रियल ओनर है या मालिक है, उसे एजेंट कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के लिए वह कार्य कर रहा होता है वह मालिक कहा जाता है। और जिस संव्यवहार में या जिस संस्था में यह कार्य होता है उसको अभिकरण या उसे एजेंसी कहा जाता है। तो एजेंट, मालिक और अभिकरण, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा व्यवहार में। और ये धारा संविदा विधि के अध्याय 10 में है, और धारा 182 से 238 के अंतर्गत आपका अभिकरण, अभिकर्ता और मालिक के बारे में बताया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया और एक जनरल वे में आपको क्लू दे दिया, जिससे कि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम आएंगे इसी में बात करेंगे, जैसे जो अध्याय 7 है। अध्याय 7 पहले संविदा विधि का भाग हुआ करता था, लेकिन इसको 1930 में संविदा विधि से रिपील करके एक नई अधिनियम बनाई गई। उस नई अधिनियम का नाम है माल विक्रय अधिनियम 1930। माल विक्रय अधिनियम 1930 आपके सिलेबस में संविदा विधि द्वितीय के साथ आएगा। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको आपको ध्यान देना है कि जो माल विक्रय अधिनियम है ये 1930 में बना। इसमें कुल 7 चैप्टर हैं और 66 धाराएं हैं। ओवरऑल इसमें 66 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर्स हैं। यह अधिनियम 15 मार्च 1930 को इनेक्ट हुआ, यानी कि इसका निर्माण हुआ, और 1 जुलाई 1930 से ये इन्फोर्समेंट में है, यह प्रवर्तन में है। इसके बाद आप माल विक्रय की परिभाषा देखेंगे। माल विक्रय की परिभाषा माल विक्रय अधिनियम 1930 के धारा 4(1) में बताया है, और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 12 में जब आप देखेंगे तो वहां पर भी माल से रिलेटेड बातों को बताया है। यहाँ पर माल के बारे में बताया गया है कि सारी जो आपके ये हैं चल संपत्तियां हैं ये माल के अंतर्गत आ जाते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ करके, जो प्रोमिसरी नोट्स वगैरह होते हैं वो, और एक चीज़ और है जो आपके संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताया गया है। तो आपको ये समझना है कि माल की परिभाषा में जो भी चल संपत्तियां होती हैं वो आपके माल के अंतर्गत आ जाते हैं, और माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत इनको विनियमित किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विक्रय है, विक्रय के लिए क्या आवश्यक तत्व है। विक्रय के लिए सबसे पहला आवश्यक तत्व तो यह है कि इसमें 2 पक्षकार होने चाहिए। इसमें माल के बेचने और खरीदने की बात होता है माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत। तो जो माल विक्रय की परिभाषा होगी वो 4(1) में है। इसके आवश्यक तत्व है, इसमें 2 पक्षकार होंगे, एक क्रेता होगा, एक विक्रेता होगा। विक्रेता यानी कि बेचने वाला, क्रेता अर्थात खरीदने वाला। उसके बाद संविदा की विषय वस्तु होनी चाहिए। संविदा की विषय वस्तु यानी कि कोई गुड्स होना चाहिए, कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगली जो आवश्यक तत्व है वो संपत्ति का अंतरण या स्वामित्व का अंतरण किया जाता है, उसमें संपत्ति अंतरित हो जाती है। संपत्ति अंतरित होने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि स्वामित्व का अंतरण हो जाता है। ओनरशिप जो विक्रेता के पास होता है वो क्रेता के पास चला जाता है, और प्रतिफल या कीमत जो होगा वो धन के रूप में होगा। धन का रूप यहाँ है एक धन राशि, एक
जो प्रचलन में मुद्रा होता है उससे रिलेटेड, यानी कि जो प्रचलित मुद्रा है वो मान ली जाएगी कि उसके बदले में ऐसे माल का या ऐसे संपत्ति का, और साथ ही साथ जो भी संविदा की वैध शर्तें होती हैं, मतलब पक्षकार होने चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य से होना चाहिए, विधि के द्वारा निरर्ह न किया गया हो यानी कि डिस्क्वालीफाइड न किया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी होना चाहिए। हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं उसका हम रियल ओनर होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तो आगे आप लोगों को जैसे शर्त भी समझना है, इसमें एक सिद्धांत है, इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है बेचने का यानी कि विक्रय करने का, वो है शर्त है, और एक है आपका आश्वासन जिसको कहा जाता है वारंटी हो गया, और जो शर्त है वो कंडीशन हो गया। ये आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है यानी कि माल विक्रय अधिनियम, उसके धारा 12 में बताया है, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें एक सिद्धांत है जिसको कैविएट एम्पटर कहा जाता है। कैविएट एम्पटर का सिद्धांत यानी कि क्रेता सावधान का सिद्धांत, जिसको क्रेता सावधान का सिद्धांत कहा गया है। क्रेता सावधान के सिद्धांत का मतलब यह है कि क्रेता यानी जो खरीदार है, खरीदार का यह कर्तव्य होता है कि जब वह कोई वस्तु को खरीदे या कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई संपत्ति ले रहा है, कोई वस्तु खरीद रहा है, कोई माल खरीद रहा है, तो उसका यह दायित्व होता है कि वह उसके क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को चेक कर ले, उसको देख ले कि हाँ वह उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, वह उसके लिए काम आएगा या नहीं आएगा, इस बात का ध्यान देना क्रेता का ही कर्तव्य होता है। और ये जो कैविएट एम्पटर है, कैविएट एम्पटर के कुछ कह सकते हैं कि अपवाद भी है। अपवाद के लिए आप ये देख सकते हैं, कैविएट एम्पटर में क्या है, आज का जो वर्तमान मार्केटिंग है, प्रेजेंट टाइम पे जो मार्केटिंग हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे मार्केटिंग जो होने लगा है, प्रेजेंट टाइम पे मार्केटिंग जो हो रहा है उसमें ये बताया गया है कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में कोई व्यक्ति कैविएट एम्पटर के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग होती है और बैठे बैठे व्यक्ति आता है, तो ये ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है, जैसे ये कैविएट एम्पटर है, तो कैविएट एम्पटर में ये बात बताया गया है कि जब कोई क्रेता कोई सामान लेने जाएगा, उस सामान को अच्छी तरह से उसका जांच करेगा, उसका परख करेगा, उसको देखेगा कि मेरे लिए उपयोगी है, मेरे काम में आएगा नहीं आएगा, उसके गुण दोषों को देखेगा, और उसके जो एक्सपायरी डेट्स होती है ये सारी चीज़ें देख लेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है। वर्तमान समय में जो ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है, लोग अपने घर बैठे ही मोबाइल से या लैपटॉप से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो सारी चीज़ें हैं, बैठे बैठे किसी सामान का ऑर्डर कर देता है। तो ऐसे समय पर जो कैविएट एम्पटर का सिद्धांत यानी क्रेता सावधान का सिद्धांत है, वह अपवाद हो जाएगा इस मामले में। यहाँ पर कैविएट एम्पटर का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन में हमें जो चीज़ें दिखाया गया हमने वही देखा, ऑनलाइन देखा, मे भी हमने जो चीज़ देखा उसको ऑर्डर कर दिया और वो चीज़ नहीं आया, दूसरा चीज़ आ गया, बदले में आ गया, बदल कर आ गया, या जैसा हमको चाहिए था वैसा नहीं आया, जिस प्रकार का मुझे चाहिए उस प्रकार का नहीं आया। तो यहाँ पे कैविएट एम्पटर का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यहाँ पर विक्रेता जिम्मेदार होता है। यहाँ पर विक्रेता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उसी सामान को या उसी प्रकार की, उसी क्वालिटी का, उसी जो है कि नाप तौल का सामान लाए जिस प्रकार का क्रेता ने ऑर्डर किया हुआ है। और जब कैविएट एम्पटर का सिद्धांत लागू होता है तो कैविएट एम्पटर के सिद्धांत के अंतर्गत जो क्रेता होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सामान को बाकायदा देख ले, उसका छानबीन कर ले, उसको परख ले कि ये सामान हमारे लिए उपयोगी है, सही है, नहीं है, जो होता है। तो ये आपका यहाँ हो गया। एक सिद्धांत आपका और होता है जिसको बोलते हैं नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट। नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा यानी कि स्वयं से अच्छा हक दूसरे को नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति अपने से अच्छा हक दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। इस सिद्धांत का यही मतलब है, नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट। तो विक्रय अधिनियम के अंतर्गत ये दो सिद्धांत हैं
पहला हो गया कैविएट एम्प्टर, जिसको क्रेता का सावधान का सिद्धांत बोलते हैं, और दूसरा नेमो डॉट कोड नॉन हैबिट है, ये हो गया। अब आगे इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे एक तो आपका जैसे मैंने बताया कि जो शर्त है और आश्वासन है, यानी कि कंडीशन और वारंटी, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। आपके माल विक्रय अधिनियम की धारा 12 में ये बात बताया गया है। शर्त जो है यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि विक्रय की मर्म है, ये उसका एक मर्म है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कंडीशन यही है। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जैसे जो व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है, तो पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि वह संविदा की जो सभी शर्तें होती हैं उसको पूरा करे, यानी कि वयस्क होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, और वह जिस संपत्ति को बेच रहा है उसका वास्तविक स्वामी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का सामान उठा करके बेच दे, ये शर्त हो गई। और इसके साथ साथ जो वारंटी होता है, जैसे अगर शर्त का भंग हो गया, शर्त का भंग जो होता है ये संविदा भंग के बराबर होता है, संविदा भंग के बराबर मान लिया जाता है। और जो शर्त होता है, अगर शर्त का भंग कर दिया गया, शर्त ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, तो वहाँ पर जो वादी होते हैं यानी जो पक्षकार होते हैं वो संविदा को भंग करा सकते हैं। लेकिन जो वारंटी होता है यानी आश्वासन होता है, आश्वासन के भंग होने पर जो विक्रय का संविदा है यानी बेचने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भंग नहीं होता है, बल्कि वह उससे क्षतिपूर्ति या नुकसानी ले सकता है जो वादी है। ठीक है, तो ये बातें हैं, आपका इसमें अंतर है। अंतर आपका विक्रय और उपनिधान में भी पूछ सकता है। तो उपनिधान को हमने समझाया कि उपनिधान में हम किसी वस्तु को बिना किसी कीमत के बदले किसी अन्य व्यक्ति को यानी दूसरे व्यक्ति को देते हैं किसी कार्य प्रयोजन के लिए, विशेष कार्य के लिए, कि आप इस विशेष कार्य प्रयोजन को पूरा कर लेने के बाद हमारी सामान, हमारा वस्तु मुझे रिटर्न कर देना। तो ये उपनिधान हो गया, जिसमें पक्षकार होते हैं उपनिधाता और उपनिहिती। देने वाला उपनिधाता होता है और लेने वाला उपनिहिती होता है। लेकिन जो विक्रय है, विक्रय में दो पक्षकार होते हैं, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। विक्रय में क्या होता है कि हम किसी संपत्ति को धन राशि यानी उसकी कीमत के बदले बेच देते हैं, और इसमें विक्रय में स्वामित्व का अंतरण हो जाता है, संपत्ति का अंतरण हो जाता है। जबकि उपनिधान में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, केवल संपत्ति का अंतरण होता है। और संपत्ति का कब्जा हम उपनिहिती को दे भी सकते हैं और व्यवहित रूप से और अव्यवहित रूप से भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मकान का चाबी किसी व्यक्ति को दे दिया गया है, तो वो क्या है कि व्यवहित रूप से है। ठीक है, तो ये आपकी इसमें उपनिधान में आ जाएगा। और जो विक्रय है, विक्रय में क्या होता है, अपने स्वामित्व का यानी कि अब उसका जो मालिकाना हक है वह दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी क्रेता को ट्रांसफर कर दिया गया, अब क्रेता उसका मालिक हो जाता है। तो ये आपके संविदा विधि और माल विक्रय अधिनियम के बारे में एक छोटा सा मेरा प्रयास और मेरा एक वीडियो सेशन है, जिसे आप लोग देखें और इससे आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परीक्षा दीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।